बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेक अप पाकिस्तान मलीर एक्सप्रेस वे के टॉपिक के पार्ट 2 में आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे का इम्पैक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कुछ हाउसिंग सोसाइटीज को दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से मिला रहा है, उनकी दूसरी ब्रांचेस से। हाउसिंग सोसाइटीज तो बहुत फायदा उठा रही हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग तो बहुत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो वहां के मकामी लोग हैं उनकी रीसेटलमेंट का इशू है। जो वहां के मकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नदी के अंदर गंदा पानी डाला जा रहा है ताकि उन लोगों को वहां से भगाया जा सके जबरदस्ती, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी जा रही। और वहां पे एजुकेशन सिटी एक बनाई जा रही है मलीर एक्सप्रेसवे के पास, ताकि लोग खुश हो कि वहां पर तालीम आम होगी। बट सैडली वहां के लोकल लोग खुश नहीं है, बहुत उदास है। पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया कि इसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा। इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद किस तरीके से कराची के इलाके, डीएचए, क्लिफ्टन और दूसरे इलाके ज्यादा जल्दी बारिशों की वजह से डूबना शुरू हो जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेचुरल वाटरवेज को डिस्टर्ब कर दिया गया है, एक इको लाइफ है जिसे डिस्टर्ब कर दिया गया है। गुफ्तगू में शामिल करेंगे अपने मेहमान को और आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे। मेरे साथ अहमद शब्बर साहब मौजूद हैं जो बड़ा शोर मचाते हैं, इनके हक के लिए लड़ते हैं, इन लोगों के लिए जिन्हें इंडिजिनस कहा जाता है। अहमद साहब, आपने भी नादिर गबूल साहब की गुफ्तगू सुनी, मुझे लग रहा है वो गुफ्तगू जब चल रही थी तो आपके कुछ आमद हुई, कुछ बताना चाहेंगे, क्या थी वो आमद? थैंक यू। सबसे पहले तो नादिर गबूल साहब लगता तो ये है कि बज़ाहिर के इन्वायरमेंट से जो कहते हैं मोहब्बत करते हैं, यंग ब्लड हैं। तो मैं इनको दावत दूंगा कि पीपल्स पार्टी छोड़ के पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ही ज्वाइन ही कर लें, हमारे साथ सीखें, क्योंकि फिर इनको डिफेंड ना करना पड़े। व्हाई नॉट पीपीपी को। देखें, एक तो सबसे पहले तो उन्होंने डीएचए की उसकी बात की जो क्लोजिंग में उन्होंने कहा। डीएचए का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बन रही हैं वो भी हमारी ही पिटिशन है, लाइक आई एम ऑन दैट मेन पिटिशन। 2020 में जो बारिश हुई थी उसके बाद धरने भी हुए, सारी चीज़ें हुई। डीएचए को भी कोर्ट ने कहा कि जो जो पिटिशनर्स हैं उनके जो कहते हैं कहे हुए सजेस्टेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी डिज़ाइन दिखाएं और फिर उनके साथ लेके चलें या उनसे सजेशंस लें। DHA did none of that, so DHA is unfortunately in contempt of court with that as well. दूसरा, इन्होंने जो पाम ट्रीज की बात की, उन्होंने कहा कि आपने DHA का नाम नहीं लिया, आपने जो लिया है किसी और जगह के जो पीपल्स पार्टी के अंदर आता है उसका नाम नहीं लिया। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट फॉल्स अंडर पीपल्स पार्टी, मगर क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट इज अ पेट प्रोजेक्ट, उनका प्रोजेक्ट है। वहाँ पे भी जो पाम ट्रीज हैं वो भी सारे जल चुके हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फिर पाम ट्रीज लग रहे हैं। कराची में हज़ारों दफ़ा पाम ट्रीज लगाए जा चुके हैं, हमेशा वो जल जाते हैं, मगर चलें वो तो DHA के अंदर नहीं आ रहे ना, तो वहाँ पे भी क्यों लगाए जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने मैंग्रोव्स की जो कहते हैं बात की कि मैंग्रोव्स लगा रहे हैं, एक जगह पे लगा रहे हैं, दूसरी जगह पे। आपने बंडल बुद्दू आइलैंड का रिसेंटली नाम सुना होगा, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पीडा वाज अ फेडरल प्रोजेक्ट, उन्होंने जो कहते हैं ऑर्डिनेंस डालने की कोशिश की थी, वो 4 महीने के बाद हो गई थी एक्सपायर। उसमें भी हमारी पिटिशन थी, यासिर वाज अ पिटिशनर एज वेल, आई वाज अ पिटिशनर एज वेल। और उसमें हमारा जो एक तो 3 किस्म के केसेस आए थे, एक तो 2 किस्म के केसेस आए थे। 2 थे 18वीं तरमीम के ऊपर कि ये पीटीआई का या फेडरल का है या सूबे का या पीपल्स पार्टी का है, और एक हमारी वाली थी कि मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करने चाहिए। पीटीआई ने, फेडरल गवर्नमेंट ने तो एक्सपायर होने दिया। उसके बाद हमारा तकरीबन 1.5-2 साल जो टाकरा रहा है हाई कोर्ट के अंदर, वो था अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसमें साल 1.5 साल के बाद जो ये पता चला, सेक्रेटरी फॉरेस्ट ने जो कहते हैं वो कन्फेशन की कि सॉरी, ये तो जो 2010 में हमारा नोटिफिकेशन निकला था जिसमें बंडल बुद्दू आइलैंड के मैंग्रोव्स भी प्रोटेक्टेड थे, उसमें तो इन आइलैंड्स का नाम गलती से रह गया। इतनी बड़ी गलती। जब हमने जो कहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से देखा तो उसके अंदर दिए हुए थे कोऑर्डिनेट्स। तो ये बड़ी चालाकी से जो कहते हैं, फिर जमील काजमी साहब हैं जो कहते हैं, उन्होंने ये इसको आइडेंटिफाई किया कि बड़ी चालाकी से 2010 के नोटिफिकेशन में से वो कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए थे बंडल और बुद्दू आइलैंड के। अब ये इतने नन्हे बच्चे हैं कि जो कहते हैं इनको ये नहीं नजर आया। फिर वो हमने 2000 यानी हमारी पिटिशन की वजह से सिंध गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू include Bundle and Buddu Islands and the coordinates within that notification as well. तो इस तरह की चीज़ें। फिर दूसरा जो आपने ये भी अभी सवाल किया कि अगली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं जी, फॉर द ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट इसको बनाने दें। एडीबी ने कहा नहीं जी, माहौलियाती जो कहते हैं इश्यूज़ की वजह से हम लोग इसका बैक ऑफ करते हैं। हम लोग अभी भी समझते हैं कि फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड दिस इज़ नॉट द राइट प्रोजेक्ट।
क्योंकि जब EIA के दौरान इनसे ये पूछा गया कि आप बताएं, ये कहते हैं कि जी एयर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। हमने पूछा किस तरह से बेहतर होगी, कितनी गाड़ियां जाएंगी, क्या उसका धुआं निकलेगा, कितना निकलेगा। तो हाँ, आए बाएं शाएं पे वो करते हैं कि जी ये तो इंजीनियर्स जानते हैं। वेल आई मीन ट्राई अस, वेयर इंजीनियर्स एज वेल। अब ऐसा थोड़ी है कि जो कहता है हम ऐसे ही कहीं से उठ के तो नहीं आए, तो ट्राई। आपने तो मैंने सुना नासा के लिए भी काम किया है। Like I'm a physicist and an engineer by education. I've worked at a nuclear reactor and I've worked on a small project with the International Space Station, जिस पे वो कर रहे हैं। तो try us as well, मगर जो they weren't able to prove it। सही है, ठीक है। तो then we challenged the EIA in court, and जो उसमें जो अभी environment tribunal का जो कहते हैं डिसीजन आया, उसको हाई कोर्ट में अभी अपील भी करने जा रहे हैं, hopefully by the end of this week, tomorrow or next week। तीसरी जो कहते हैं इन्होंने नादिर कबूल साहब ने ये भी कहा कि जी बंजर ज़मीन है, मलीर बंजर ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी बंजर ज़मीन ना इंसानों के लिहाज से बंजर ज़मीन है, ना वाइल्ड लाइफ के लिहाज से बंजर ज़मीन है, ना खेती बाड़ी के लिहाज से बंजर ज़मीन है, ना दरख्तों के लिहाज से बंजर ज़मीन है। मलीर इज़ द लंग्स ऑफ कराची एंड इट प्रोवाइड्स द डाइवर्सिटी, द बायोडाइवर्सिटी दैट्स नीडेड फॉर दिस सिटी। और ये फिर वो बात हुई कि डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। हम लोग डेवलपमेंट को रोकने आए नहीं है, हम इनकी डेवलपमेंट की डेफिनेशन बेहतर करने आए हैं कि हर चीज़ डेवलपमेंट नहीं होती। अंधाधुन अगर आप जो कहते हैं कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे तो उसको आप बिल्कुल भी डेवलप ना करें, कुछ और जो यानी डेवलपमेंट ना करें। कितने सालों से आप ये केस लड़ रहे हैं अहमद साहब? वी बिन ये मलीर एक्सप्रेसवे का तकरीबन साल भर हो गया है। DHA के खिलाफ जो कहते हैं जो जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वगैरह, उसको तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। जो मैंग्रोव्स वाला जो बंडल बुद्धू आइलैंड वाला था वो भी हमने 2 साल लड़ा था। और भी जो कहते हैं तैयारी है 20-25 साल की, कर लेंगे 20-25 साल और हम लोग कोशिश करेंगे कि 20-25 साल लगे ना। और जो कहते हैं जो हमारे पीपल्स पार्टी के साथी हैं, स्पेशली नादिर कबूल साहब, ये हमारे साथ ही जुड़ के फिर कहें कि नहीं जी ये लोग जो सही माहौलियाती उसके लिए बात कर रहे थे, क्योंकि 20-25 साल तो हमारे लिए छोड़ के दुनिया के लिए दावत कबूल कर ली है। इंशाल्लाह उनके साथ भी कनेक्ट करेंगे, आपके साथ भी कनेक्ट करेंगे। शरी रहमान के हवाले से, जो शरी रहमान और जो कहते हैं मसर के हवाले से बात करना चाह रहा था। देखें, इन लोगों ने एक चीज़ सीख ली है, क्लाइमेट ब्लेमिंग और ग्रीन वॉशिंग। क्लाइमेट पहले होता था ये कुदरती आफात है, अब सब होता है कि सब कुछ क्लाइमेट ब्लेमिंग यानी क्लाइमेट की वजह से है। शहरमान साहब से पूछें जो प्लेजेस लेके आए हैं वो लोन्स के सूरत में हैं, वो कब डिसबर्स होंगे? अभी तक जो कहते हैं कॉप वाले खुद, मैं कल आई वाज इन अ मीटिंग विद सम पीपल हु गोइंग टू कॉप हु आर एक्सपर्ट्स, वो खुद कह रहे हैं कि जो कॉप 28 में तो डिसाइड होगा, यानी फॉर्मलाइज होगा लॉस एंड डैमेज का, वो उसके बाद जो है 5-6 साल लगेंगे एंड वी ट्राइंग टू क्विकन द पेस ऑफ डिसबर्समेंट। तो ये तो 5-6 साल बाद की वो बात कर रहे हैं, और अभी जो ऐसी यानी सैलाब वगैरह हमारे यहाँ आते रहेंगे, हम लोग कुछ तैयारी नहीं करेंगे इन सैलाबों को रोकने के लिए, इन खुश्कसाली का मुकाबला करने के लिए। लियाकत साहब, अदालतों पे आपको कितना यकीन है, क्या वो इस मसले का हल निकाल सकते हैं? क्योंकि देखिए ये एक नेशनल इंटरेस्ट का केस है कि जहां पर आपकी क्लाइमेट के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को एहसास हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को, हुक्मरानों को, अरबाब इक़्तिदार को एहसास नहीं हो रहा है। क्या वजह हो सकती है लियाकत साहब? क्या अदालतों के जरिए इंसाफ मिल सकता है? आपको उम्मीद है जस्टिस सिस्टम में? लियाकत अली खान साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अगर कोई हुकूमत इलीगल काम करेगी तो अदालतें मौजूद हैं। हम इलीगल हो या इमोरल हो सर? जी बिल्कुल, दोनों जो है ना, अगर इलीगल हो या इमोरल हो, अगर कोई चीज़ अदालत के इल्म में आती है या अदालत के अंदर कोई केस आता है, डेफिनेटली उनको भी सुनती है। दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद जो उसमें बेहतर होगा, जो कानून के मुताबिक होगा, यकीनन अदालतें जो है ना उसमें इंसाफ फराम करती हैं। लेकिन बाई कंसर्न हम देखते हैं, अब ये अभी जैसे मुझे अहमद साहब बता रहे हैं कि 1 साल से लड़ रहे हैं, इससे तो बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जो ना, आप ये देखें बैरियर टोन बना है, वहाँ कितने मुतासरीन का तकरीबन 100-150 केसेस जो है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं कि एक पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी तमाम केसेस को आप स्टॉप कर दें, सैनिटाइज कर दें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब वो डिसाइड होगा तो उसके बाद तो इससे तो बेशुमार जो है ना वाक़यात आपको मिलेंगे जो ना, हर आदमी, हर शहरी इफेक्ट ही है, चाहे आप क्लाइमेट के हवाले से देखें, आप लैंड ग्रेबिंग के हवाले से देखें, आप जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से देखें, बहुत सारे लोग इफेक्ट ही हैं। आपके जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे आपका मोटरवे का है, चाहे आपका लियारी एक्सप्रेस वे का है, जो चीज़ें आती हैं इसमें बहुत सारी लिटिगेशंस पेंडिंग है। मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों की जिम्मेदारी बनती है कि जो केसेस आते हैं इनको आप स्पीडी करें, स्पीडी ट्रायल करके जो लोग जस्टिस लेने के लिए आते हैं उनको फौरी तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए जो ना। लेकिन यहाँ हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, मैं समझता हूँ इतनी तेज़ी से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इसके लिए आपको एक जदोजहद करनी पड़ती है। आप जदोजहद करते हैं तो आप कामयाब होते हैं। बहुत सारे लोग तो रास्ते में से हट जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको दबा दिया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेटलमेंट कर लेते हैं जो ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सेटलमेंट हो सकती है इस केस में? बिल्कुल डेफिनेटली होगी। आप पैसे लेंगे अहमद साहब?
लियाकत नहीं, साहब ने अहमद पहले भी देखें अहमद साहब की एक पिटीशन, अहमद साहब तो इफेक्टिव नहीं है ना, अहमद साहब तो एक सोशल काम कर रहे हैं ना, जो इसमें बेसिकली पार्टी हैं, जो आपके इफेक्टिव लोग हैं, उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। अहमद साहब तो एक प्रपोजल लेकर गए हैं, लेकिन सलमान ये बलोच जो है साहब ना पैसे चीज- लेंगे, आप इफेक्टिव हैं, दो तीन चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। बता दें। सबसे पहले तो ये कि ये बात करते हैं मासिस की इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। मलीर के एमपीएज एमएनए ने सब ने लेटर लिख के, ओपन लेटर सीएम के नाम लिख के इस प्रोजेक्ट को चेंज करने की बात की थी। मुखालफत की है इसकी। बिल्कुल एग्जैक्टली वो पेपर मौजूद है विथ सिग्नेचर्स। क्योंकि बाई इलेक्शन हो रहे थे, बाई इलेक्शन में वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हज़ारों के हिसाब से लोग मलीर एक्सप्रेसवे के अगेंस्ट रैलीज निकाल रहे थे। चूँकि वो लेमलाइट में नहीं आता, रूलर बेल्ट है। पीपल्स पार्टी के सीएम ने बोला कि हम वो प्रोजेक्ट को चेंज करेंगे, लेकिन एक्चुअली प्रोजेक्ट तो चेंज नहीं हुआ। आप रिवर बैंक पे बना रहे थे, आप रिवर बेड पे चले गए। रिवर बेड पे उसका जो इम्पैक्ट है, मैं सिर्फ एक छोटे से पैच की आम बात आदमी के लिए आसान करे, क्या मतलब रिवर बैंक में बना रहे थे, रिवर बेड में चले गए? देखें, आप दरिया के अंदर अगर आप बनाएंगे तो वो रिवर बेड या फ्लड प्लेन कहलाएगा। ठीक है। अगर आप बंद के ऊपर बनाएंगे दरिया के कोने पे, जी, तो वो रिवर बैंक कहलाता ठीक है। ठीक है। रिवर बैंक का मतलब ये है कि पानी का फ्लो उस तरह डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर आप इतना जायंट रोड आप दरिया के अंदर बनाएंगे, और ये कराची का अर्बन फ्लड नहीं है, ये कीरतर के बेसन से पूरा मलीर का जो बेसन है उसका पानी फ्लो होता है। यानी आप कह रहे हैं कीरथर पर भी इंपैक्ट आ रहा है? कीरतर का जो पानी आता है ना, वो मलीर रिवर से ही गुजर के दरिया की समंदर की तरफ गिरता है। ठीक। मतलब अगर इस पूरे रेंज में जितना भी बारिश होगा, मतलब अगर 200 प्लस mm बारिश होती है, तो ये तो दरसन चन्ना से लेकर आपका लांडी तक तमाम डूब जाएगा आपके अपोजिट बैंक पे। क्योंकि आप एक जायंट स्ट्रक्चर, आप रिवर को श्रिंक कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपने रेती बजरी रिवर से उठाई, आपको पता है 144 लगा हुआ है, आपके गवर्नमेंट नहीं वीडियोस लगा। आती रह रही हैं, अभी तक जी। वहाँ काम चल रहा है रेती बजरी का। रेती बजरी इतना डीप डिग कर रहे हैं कि कहीं कहीं 30 फीट तक उन्होंने डिग किया हुआ है। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा एनवायरनमेंट पे, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो ये कि आपका जो एक्वाफेयर है अंडरग्राउंड वाटर टेबल का, जी। रेती के बगैर वो एक्वाफेयर रिफिल कैसे होगा? नामुमकिन है। मलीर पूरा चलता है खेतीबाड़ी पे, वहाँ पे लोग सदियों से आबाद हैं और सदियों से वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उनको तो कोई काम आता ही नहीं है। और दूसरा, अगर उनकी ज़मीनें वो बंजर हो जाती हैं तो वो क्या करेंगे? कल आप बोलेंगे कि वो ज़मीनें अपनी खुद बेच रहे हैं। भाई, जब आपने माहौल ही ऐसा बना दिया, आपको लेजिस्लेशन करनी है मासिस के लिए। आप किसके लिए इलेक्ट हुए हैं? मासिस के लिए ना। उन्होंने आपको वोट दिया, उनके लिए लेजिस्लेशन करनी है। आपने 2014 का इन्वायरमेंटल एक्ट बना के सिर्फ पेपर में रख दिया है, प्रैक्टिकली उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। आप मासिस के को डेवलप करने की बात करते हैं। मलीर के मासिस ने, एमपीएज एमएनए ने सिग्नेचर करके आपको लिख के दे दिया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो मतलब हम किस उम्मीद से आपकी तरफ देखें कि हर बात, हमारे प्रोटेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, आपके अपने बनाए हुए लॉज का कोई वैल्यू नहीं है, लोगों के महाश का कोई वैल्यू नहीं है, एनवायरनमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। और रेती बजरी के बाद जो मलीर रिवर के साथ होने जा रहा है, आपने तदो रिवर पूरा बर्बाद कर दिया। लियारी आपके सामने है, सिर्फ वहाँ पे जो वेस्ट वाटर जा रहा है, जो गटर जा रहा है, हम घरों के बाहर रह नहीं सकते, इतना गटर आपने रिवर में दे दिया। कोई पूछने वाला है? हमारे लिए तो प्रोटेक्शन का काम आपको करना चाहिए था, हमारी आवाज़ तो आपको बनना था। नादिर गबोल साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मलीर के एमएनएज, एमपीएज, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को खत लिख रहे हैं, तो उसका क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया, कोई नोटिस लिया गया, कोई सोचो विचार किया गया? जवाब लूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मलीर एक्सप्रेस वे, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे पड़ेगा। लेकिन इस बात का एहसास कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसमें एक और इशू ये आ रहा है कि जो लोग वहां पे रहने वाले थे, जो इंडिजिनस थे, जो कबायली अवामी वहां के लोकल लोग थे, सन ऑफ द सॉइल थे, उनको रीसेटलमेंट के लिए फोर्स किया जा रहा है। भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात हमारे पैनलिस्ट बलोच साहब ने की, वो ये की कि जो मलीर के एमएनएज और एमपीएज हैं, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कुछ ना किया। नादिर गबोल साहब, क्यों कुछ नहीं किया चीफ मिनिस्टर साहब ने आपकी नज़र में, इन योर ओपिनियन? मैं तो नहीं एग्री करूंगा कि चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं किया। और आई एम श्योर जिन लोगों ने अपनी वहाँ पे ज़मीनें बेची हैं
अगर उनके साथ जबरदस्ती की गई होती, कुछ लोगों के साथ रिपोर्ट्स भी आए थे कि जबरदस्ती की जा रही थी, बट बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी मर्जी से फिर जमीनें बेच दिया। मेरी पर अपनी ये ट्राइब बलोच वहाँ साहब पे तो रहती कह रहे है। हैं स्टूडियो में किसी ने अपनी मर्जी से जमीन बेची नहीं है वहां पे। नहीं नहीं, देखिए मुझे भी ये लगता था, मेरी अपनी ट्राइब वहाँ पे रहती है और मुझे भी मेरी ट्राइब आती थी मुझे बोलने के लिए कि हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। तो मैं सर बहुत दफा सर मैंने कहा, बलोच साहब, नादिर भाई आपकी इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी ट्राइब शायद वहां नहीं रहती। नहीं नहीं, मैं इनको मुझे नहीं पता ये कहाँ मैं रहते हैं, मलिर के चप्पे सर, ये चप्पे मलिर में ही रहते हैं, घर आप इनका एक अभी भी गोट मलिर में है। आप एक गोट बता दें जो गबलों का गोट है, मलिर एक्सप्रेसवे पे आता है। वो कह रहे हैं कोई एक गोट बता दें जो गबोलों का गोट है मलिर पे। मलिर के अंदर, पिपरी के अंदर गबोलों का गोट है। पिपरी मलिर नहीं आ रहा एक्सप्रेसवे इसमें के मलिर एक्सप्रेसवे में दोस्त। मलिर एक्सप्रेस में पिपरी नहीं आ रहा सर, ये कह रहे हैं। अच्छा खैर, मेरा मेरा जो अपने दादा का गोट था वो भी मलिर एक्सप्रेसवे के साइड में शराफी गोट से पहले आता है। शराफी बिलाल गोट कॉलोनी के आपके लेफ्ट बैंक में पड़ता है, ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है शराफी गोट के अपोजिट साइड पड़ रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ नजदीक है। और दूसरी बात, गडाप की शायद आप बात कर रहे थे ना, और मलिर के मैंने एमपी की बात कर रहे थे। एक्सप्रेसवे के लिए 1 इंच जमीन नहीं खरीदी गई है, आपको जो इल्म ये नहीं कह है। रहे हैं नादिर भाई, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी लोकल ने अपनी जमीन बेची नहीं है, जबरदस्ती ली गई है। देखिए अगर तो जबरदस्ती ली गई होगी तो इनके पास जाहिर सी बात है लीगल रिकोर्स भी है। मैं आपको बताता कोर्ट में हूं, जाएं, देखें कोर्ट में रिवर जाके रिवर जो challenge है, करें। आई एम श्योर जिसके साथ भी अगर नाइंसाफी हुए, आई वुड चलिए इनकरेज नादिर साहब, आपकी बात के ऊपर जो है ना बलोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे प्लीज पहले बलोच तो साहब, ये कि कीजिए अपनी बात पूरी। जो रिवर है, मलिर रिवर है, उस पे इंडिजीनियस ट्राइब्स का राइट्स है। अगर कॉलोनियल लॉ लैंड एक्विजिशन एक्ट बनी है, उस कॉलोनियल लॉ को इम्प्लीमेंट करके आप उस हक को, तो हुकूमत ने बोला इंडिजिनस है, जमीन आपकी नहीं है, निकलो यहां से, आप ये कह रहे हो। इन्होंने ये किया। देखें ना, जो लैंड होता है ना, लैंड को बरतानिया ने कॉलोनियल दौर में एक लॉ बना के जो जो आबाद ज़मीनें थी उनको सर्वे लैंड दिया, ऑनरशिप दिया। उसके बाद जो ज़मीनें आप जिनको ऑनरशिप नहीं था उनको 30 साल लीज पे वो देते थे, जिसको लीज ज़मीनें कहते हैं। तीसरा जो है वो नौक्लास ज़मीनें, जिसमें दरिया आते हैं, रिवर आते हैं। मलिर रिवर में बहुत सारे फार्मर्स हैं जो रिवर के बेड के अंदर सीजनल फार्मिंग करते हैं। जब रिवर आता है तो वो फार्मिंग उनका स्टॉप होता है, क्योंकि वो छोटे लेवल को दरख्त नहीं लगाते, क्रॉप्स में होते हैं वो क्रॉप्स में होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। वो तमाम लोग बेदखल किए गए। जब लोग गए तो लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था। बेदखल बदमाशी से या कोई पैसे दिए हैं? फोर्स। हाँ, 1 रुपया किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि वो रिवर के अंदर काम करते थे। उनका राइट्स तस्लीम ही नहीं किया गया, क्योंकि कॉलोनियल एक्ट पे किसी भी बंदे ने यहाँ पाकिस्तान में काम नहीं किया। जो लोग सदियों से यहाँ रहते हैं, क्या उनका हक नहीं है? जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, जो इन्वायरमेंट उन्होंने डेवलप किया मलिर के नाम पे, क्या उनका हक नहीं है उस रिवर पे जिसको आपने डैमेज किया, शावल्स और एक्सीवेटर लगा के आपने सूरा बर्बाद कर दिया? क्या जो आबादी वहाँ की खेती बाड़ी करते थे, क्या उनका हक नहीं था रिवर पे? क्योंकि कानून नहीं है, कॉलोनियल कानून है, तो इसलिए उनका हक नहीं माना गया। शावल्स और एक्सकेवेटर्स कौन चला रहे बलोच साहब? जो ठेकेदार हैं वही चला रहे हैं। जो इस एक्सप्रेसवे के ठेकेदार हैं, वही अर्थवर्क के लिए वहीं से मिट्टी उठा के वो अर्थवर्क कर रहे हैं। दरिया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, अब ये जैसे सलमान कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन का जो लॉ है वो इस्तेमाल किया गया, तो इनकी रिक्वायरमेंट मलिर एक्सप्रेसवे की एक ये भी थी कि लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट प्लान बनाया जाए और सबमिट किया जाए। ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि कोई रीसेटलमेंट का प्लान है ही नहीं। और ये हमने बार बार देखा है। केसीआर लोगों को हटाया गया, वो अभी भी वही हैं। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, इनके जो इफेक्टीज हैं, ठीक है, दिस इज द यारी एक्सप्रेसवे वालों को तो रीसेटल किया था दरिया साहब, वो उसकी एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा था, एंड इट डिड वर्क पार्शियली, ठीक है। सो कंसीडरिंग दैट उसकी, लेकिन वो आप समझें कि मर्जी पे है कि मैं अता करता हूँ तो ठीक है, वरना नहीं। पॉलिसी कहाँ है? तो इसके लिए इस वक्त में गवर्नमेंट ऑफ सिंध PND डिपार्टमेंट जो है RNR पॉलिसी, रीसेटलमेंट एंड रिहैब पॉलिसी पे काम कर रहा है, जिसके लिए वो पहला उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया वो बहुत ही नाकारा किस्म का ड्राफ्ट था। तो कंसल्टेशन उस पर मुख्तलिफ शहरों में करवाई है NGOs ने, हमारे दोस्तों ने, ठीक है। अब उसका सेकेंड ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी यही वजह है कि आप जब बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो जो रिहायशी है वो उसको आप 24 घंटे देते हैं कि चले जाए। तरबेला डैम, मंगला डैम की यही कहानी है। 1-1 लाख लोगों को फ़ौरन बताया गया कि जनाब ये नेशनल इंटरेस्ट में है। लैंड एक्विजिशन का जो लॉ है
ये अप्लाई करता है और इसके नतीजे में यानी अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें, किया गया उन्हें। दिस इज अ कॉलोनियल सिस्टम, ये सेल्फ सर्विंग क्लास सिस्टम है जिसमें कि आम आदमी का कुछ भी नहीं है, राइट्स नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून। Absolutely. शब्बर साहब, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है रीसेटलमेंट के हवाले से? रीसेटलमेंट के एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स यासिर दरिया और ये हैं और जो ज़्यादा आप agree करते हैं whatever they've बिल्कुल said? एब्सोल्युटली, और ज़्यादा बेहतर सलमान बलोच साहब बता सकेंगे। उन्होंने जो तस्वीर दिखाई है वो तो ऐसे ही लग रहा है कि बदमाशी कब्जा माफिया की तरह आए और बोले निकलो यहाँ से। लेकिन एब्सोल्युटली इसी तरीके से है जो है। और अच्छा, ये हिस्ट्री रही है कराची की अनफॉर्चुनेटली कि अंधाधुंध जो है कहते हैं घर जो कहते हैं गिरा दिए जाते हैं, मिसमार कर दिए जाते हैं और फिर बेदखल बेसिकली कर दिया जाता है, दरबदर कर दिया जाता है। और बात हुई है कि अगर गुजर नाले तक बात से बात अगर शुरू होगी, जो गुजर नाले में रिसेंटली हुआ, तो बात फिर एमआर तक जाएगी और क्रीक विस्ता तक जाएगी। क्योंकि अगर गुजर नाला इलीगल ज़मीन पे के ऊपर बना हुआ है तो जो कोस्ट जो रिक्लेम हुई हुई है वो भी इलीगल है। तो खैर, मगर मैं इस साथ में ये भी लियाकत साहब ने जो वो बातें की, 2 दफ़ा जो कहते हैं सेटलमेंट की और जो कहते हैं दूसरी उसकी बात की। एक जगह तो उन्होंने हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में अंडरमाइन किया कि जो कहते हैं जी ये तो सामाजिक कारकुन है, जो कहते हैं सलमान बलोच। ऑफ कोर्स सलमान बलोच साहब को जो डायरेक्ट इम्पैक्ट ही है, मगर मैं भी इस जो प्रोजेक्ट से डायरेक्ट इम्पैक्ट हूँगा, बिल्कुल इफेक्टिव वो लिखूंगा। पूरा कराची इस प्रोजेक्ट से डायरेक्ट, पूरा कराची डूबेगा तो पूरा कराची इफेक्टिव बन जाएगा, पूरा कराची इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल मैं इसको जो कहते हैं उसी तरीके से लड़ूंगा जिस तरह से जो कहते हैं सलमान बलोच साहब लड़ेंगे। और दूसरा जो सेटलमेंट की बात हो रही है, जब आप लड़ते हैं तो लोग आपसे पूछते जरूर होंगे भाई आपका क्या जाता है, आप क्यों लड़ते हो? बिल्कुल, हम बिल्कुल पूछते हैं। और जो मेरा यही जाता है कि जो जैसे दुनिया भर में जो क्लाइमेट स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो फिर इस तरह से आप ग्रेटा थनबर्ग से भी जाके पूछें, डेविड एटनबरो से भी जाके पूछें, लियोनार्डो डिकैप्रियो से भी जाके पूछें कि उन सबका क्या जाता है। और फिर जो कहते हैं शहरी नुमान क्यों गई कॉप पे, उनसे भी जाके पूछें। वज़ीर आज़म के साथ पूरी काबीना के साथ गई थी। नहीं, मगर उनका क्या जाता है कि अगर जो कहते हैं सब लोग डूब जाएं तो फिर तो सवाल तो सबसे पूछा जाए। तो वो तो हुकूमत में हुक्मरान है, उनको तो जवाब देना है ना, उनको तो क़यामत के रोज भी एक चीज का जवाब देना है। तो हुकूमत तो हमारे ऊपर कर रही है ना, तो हम लोग हमारा जो कुछ जाता है तो तभी तो वो जो कहते हैं उधर पहुंचे। अब लियाकत साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ इस पूरी डिस्कशन में जो मुझे नजर आ रहा है, वो ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से नादिर गबोल अब थोड़ी देर पहले पोजीशन पेश कर रहे थे, नैरेटिव पेश कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, तो वहां पर बड़ी रोजी पिक्चर है कि बहुत अच्छे हालात हैं, बिल्कुल सही काम हो रहा है, 100 साल का दरख्त काट दिया, मैंग्रोव्स लगा दिए, बेहतरीन काम हो गया। लेकिन जब जो लोकल लोग आपके सामने इस वक्त लियाकत साहब बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो कुछ लग ऐसा रहा है कि जो कागजों में हो रहा है जमीनी हकायक उसके मुकम्मल तौर पर बरक्स है। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो मैं अर्ज़ कर दूं, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा ना कि वहाँ से ज़बरदस्ती लोगों से ज़मीनें ली जा रही हैं। देखिए, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो स्टेट लैंड हैं, ठीक है, कुछ आबादी में जो आबादी ऐसी है जो लोगों की सर्वे लैंड है या ना क्लास लैंड है, जो वहाँ पे डेफिनेटली साफ ज़ेरे अगर इफ़ेक्टिव होंगे। जब ये प्लान बनता है तो जब इसकी आप प्रपोजल सबमिट करते हैं तो डेफिनेटली इफ़ेक्टिव जो बैठे हुए हैं जिनको वहाँ से हटाया जाएगा तो उनको कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट जो ना। उनकी इजाज़त के बगैर या उनको कंपनसेशन के बगैर आप इतनी बड़ा प्रोजेक्ट लेकर नहीं जा सकते। अगर इस तरीके से आप लेकर जाएंगे, लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे, डेफिनेटली लोग रोडों पे आ जाएंगे। अब वो पहले वाला दौर नहीं है, पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप किसी की एक इंच ज़मीन जो है ज़बरदस्ती हथिया लेंगे। ऐसा नहीं है, आपके पास अदालती फोरम भी मौजूद हैं, आपके पास जो है वो प्रोटेस्ट करने का हक भी मौजूद है, और आज के पास सबसे बड़ी ताकत आपको सोशल मीडिया है। छोटी सी बात होती है तो लोग रोडों पे निकल आते हैं, सोशल मीडिया भी सर बंद हो जाता है एक फ़ोन कॉल पे। जी बिल्कुल है, डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन अब वो तो एक बड़े इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर जो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जो है ना बंद हुआ। लेकिन ये छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए जो है ना सोशल मीडिया बंद नहीं होता, लोगों की आवाज़ जो है वो पहुंचती है पूरी दुनिया में, पूरी मुल्क के अंदर जो लोग देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आर्डर्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जहाँ पर लोग इलीगली बैठे हुए हैं, जो सरकारी ज़मीनें इंक्रोच करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो हमारी सरकारी मशीनरी है उनको किससे इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। वो डेफिनेटली उन आर्डर नोटिस भी नहीं देंगे सर? नहीं, नोटिस देते हैं, डेफिनेटली नोटिस देते हैं, फाइनल नोटिस देते हैं। अगर उसके बाद भी अगर वो ज़मीन को खारिज नहीं करते तो उसको रिमूव कर सकते हैं। उनके पास बाकायदा आप देखें बहुत सारी ऐसी सरकारी ज़मीनें वागुजार कराई जाती हैं। लेकिन लैंड ग्रेबर क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो है ना वहाँ पर लोगों को आबाद करते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद जो लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली जब रियासत जो है एक्टिव होती है तो फिर रियासत उन तमाम चीज़ों को रिमूव करती है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, आप उनको खिलाफ उनके केसेस नैब में भेजें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटते हैं, वहाँ लोगों को आबाद करते हैं, सरकारी ज़मीनें बेचते हैं, उसके बाद जाके उनको जब
सरकार उनको हटाती है तो फिर लोग इफेक्टिव होते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना हमें कानून साजी करनी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये वो माफिया है जिसका आप शुरू में कह रहे थे कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं और अनटचेबल लोग हैं, इनके खिलाफ हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको डर लगता है इन लोगों से? देखिए, हम तो रोजाना फेस करते हैं और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर नहीं लगता। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। हम तो हमेशा जाके जो है जब भी किसी फेस ऐसे करते हैं कि उनका वकील बन के करते हैं या उनके मुखालिफ होते हैं? नहीं, अगर देखिए, उनके वकील बन रहे तो आपकी पांच होंगे। देखिए मेरी बात सुने, दोनों बातें होती हैं। कहीं हम उनके वकील भी होते हैं, कहीं हम उनके मुखालिफ भी होते हैं। राइट। ठीक है, वकील तो एक प्रोफेशनल होता है साहब। जहाँ हम देखते हैं किसी गरीब के साथ ज्यादती हो रही है तो हम गरीब के साथ देते हैं। अगर हमारे पास कोई अमीर आ जाता है तो उसके साथ भी। दरिया साहब जल्दी से आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ब्रेक पे जाना है। ईमान कब नोटिस आएगा ये भी पूछ लेते हैं जी दरिया साहब। जी हाँ, जी हाँ। इसमें ऐसा है कि जो नागौरी का एक वहाँ पे ह्यूज फार्म है, जी 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 जी, ठीक है ना, उसका सारा जो फजला है वो डायरेक्ट मलिर नदी में आ रहा है। इसके अलावा ये गंदा पानी जो है ना इस तरह से छोड़ा जा रहा है कि लोकल फार्मिंग को डिस्करेज किया जाए। ठीक है, वो उनके लिए लाइफ मलीर नदी का पानी जबरदस्ती गंदा किया जा रहा है कि लोकल फार्मर्स वहाँ पे फार्मिंग ना कर सके और भाग जाएं। जी हाँ, और ये वैसे तो पूरे कराची के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो नहीं चल रहे हैं, तो पूरे कराची का आप समझे बाथरूम जो है ना वो आपके दरियाओं में जा रहा है कराची के, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का सिंध में जा रहा है। इसमें मैं मैंग्रोव्स की बात ऐड करना चाहता हूँ जल्दी से सर। मैंग्रोव्स जो हैं वो अभी भी काटे जा रहे हैं एग्जैक्टली बंडल बुड्डो के एरिया में, जो कि कराची के सबसे नजदीक है। हमें नहीं मालूम है कराची के रहने वालों को कि हम इंडस डेल्टा के किनारे रह रहे हैं। एक तरफ हमारा इंडस डेल्टा है जो यहाँ से शुरू होता है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर तक जाता है, जिसका कि अब सिर्फ 8% बाकी है। ठीक है, तो जो ये पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, ये गिनना कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ये 2008 से गिनना शुरू कर रहे हैं कि वहाँ से जो है ना हमने प्रोग्रेस कर ली है। इनसे कहें 1865 और 1927 जब ये डिक्लेयर हुआ था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, इट इज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। आप यहाँ कोई चीज डेवलपमेंट के नाम पे अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया था ये, जब से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एग्जैक्टली 1927 आफ्टर सर्वेज। ठीक है, इसका मतलब अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर फाइटिंग ओवर द लैंड, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इस दौरान में क्योंकि पोर्ट कासिम का इलाका हेवीली सिक्योरिटाइज्ड है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, उनको जाहिर है सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, नेवी एयरफोर्स सब वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी नज़र के नीचे रोज़ मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जनरेटर्स के साथ। वो रात में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, पूरे पूरे ट्रक्स जो हैं वो कराची आते हैं और बारबेक्यू कोल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह रोज हो रहा है ये, यानी सब मिले हुए हैं ना दरिया साहब। इसमें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूं इसमें डिपार्टमेंट्स की क्या पोजीशन है। ब्रेक के बाद कर देंगे क्योंकि ब्रेक का मुझसे बहुत प्रेशर आ गया, प्रोड्यूसर साहब बड़े नाराज हो जाते हैं, ब्रेक लेट लेता हूँ। और मुझे एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है एजुकेशन सिटी के हवाले से भी। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान, बिकॉज इट्स नाउ और नेवर। वेक अप। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले दरिया साहब हमारे प्रोग्राम में बहुत सीरियस बात कर रहे थे और मुझे उनको रोकना पड़ा था, टोकना पड़ा था। दरिया साहब प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई स्टॉप्ड यू। जी हाँ, तो मैंग्रोव्स जो हैं अगर कोई क्लेम कर रहा है कि अभी नहीं काटे जा रहे पुराने 100 साल के, तो इसका मतलब ये है कि वो इब्राहिम हैदरी से क्रॉस करके आगे उन्होंने कभी जाने का इरादा नहीं किया। अगर वो कहें तो हम उनको कश्ती में लेके जा सकते हैं, दावत दे रहे हैं आपको आवाज आएगी कि जब ये कटिंग हो रही है इलेक्ट्रिक सॉज चल रहे हैं, ठीक है, यानी इतने चौड़े। और ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए काटे जा रही है जगह, रिक्लेम करने के लिए? नहीं, क्यों काट रहे हैं? ये तो सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज के अंडर इसको कोयला बनाने के लिए। अनबिलीवेबल, यकीन की मतलब हैरत की बात। अगर आप हमारी बात ना माने तो तारिक अलेक्जेंडर कैसर साहब जो COP 27 में गए थे, उन्होंने वहाँ पे वीडियो प्रेजेंट की थी, उनकी जो यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें, बाकायदा उनके पास जो कहते हैं डॉक्यू सीरीज मौजूद है जहाँ पे जो ये चेन सॉस के साथ वो काट रहे हैं पूरा। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर। तो जिस वक्त में बुंडल और बुड्डो का केस हो भी रहा था, उस ज़माने में बिल्कुल जब केस एंड पे पहुंचने वाला था, ठीक है ना, तो पोर्ट कासिम का भी एक प्रेस रिलीज आ गई कि नहीं ये तो हमारी ज़मीन है। ये हमेशा से आवाज़ आती है लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि
ये एरिया मैंग्रोव्स का जाहिर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, लेकिन सिक्योरिटाइज होने की वजह से उनको दूसरे मौके मिल रहे हैं कि वो आराम से मैंग्रोव्स काट के बेचें। मौके से फायदा उठाइए, Yeah. जिसकी लाठी है उसकी भैंस। अबीरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन सिटी का नाम लिया जाता है कि इसी एरिया में एक एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है जो हमारे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नौजवानों का मुस्तकबिल के मेहमान हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। डू यू थिंक कि ये एजुकेशन सिटी कवर अप के लिए बनाई जा रही है या कोई और वजह है? आपकी राय क्या है इस एजुकेशन सिटी के ऊपर अबीरा? देखिए, ये सारे मंसूबे जो है ना, ये एक तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि मलीर के अंदर, दरिया के अंदर जो पोल्यूशन है, आलूदगी जो फैल रही है, तो इसकी वजह एक ये भी है कि उस उधर 3-4 फैक्ट्रियां बनी गई हैं सीमेंट की, और उधर से जो धुआं निकल रहा है और उधर से जो एफ्लुएंट आ रहा है, टॉक्सिक वेस्ट, वो तो ये पूरा एरिया जो था ये ज़रई एरिया है, और इसको ज़रई से कमर्शियल करने के लिए भी कानून साजी होनी चाहिए। उसके ऊपर भी यानी कि एक प्रोसेस है कंसल्टेशन का, वो नहीं हुआ। अभी 2 हफ्ते पहले हम लोग जोकिया की जमीन पे ही थे, जहाँ यानी कि एक ऐसा टुकड़ा था जहाँ मैं आपको बताऊं कि 5000 कदीमी दरख्त थे, और वो दरख्त जो है, अगर आप कराची में पैदा हुए हैं और कराची के की सकाफत को आप समझते हैं, हमारी यानी कि क्विजीन को समझते हैं, तो ये वो दरख्त हैं और ये वो जमीनें हैं जिससे हमारी क्विजीन जुड़ी हुई है। पपीता हो गया, फालसा, आम, बेर, सीताफल हो गए, और सब्जियों के अंदर लौकी, मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीजें। तो ये आप खत्म करके आप इसको जिस तरीके से फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म के ट्रांजिशन में यूरोप के अंदर एक हुआ था, इंक्लोजर ऑफ द कॉमन्स। कॉमन्स यानी कि ज़रई जमीन है, खुली जमीन है, कोई भी चाहे एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, और यानी कि कदीमी एक तरह के समझौते हैं लोगों के बीच में कि काठोर से गडाब का एक ये रास्ता है, और फ्रीली जिसकी भी जमीन हो, फ्रीली लोग जो हैं इधर से उधर चलेंगे। अब अगर आप देखते हैं तो दीवारें आ गई हैं, जिसको मैं कह रही हूँ कि इंक्लोजर ऑफ द कॉमन्स, जिसके ऊपर माहौलियात का बहुत डीप इम्पैक्ट है। तो आपने हर जगह दीवारें बना दी। इसी तरीके से अगर आप एजुकेशन सिटी जहां बनने जा रहा है आप उसको देखें, तो उधर किसी ने 10-15 साल पहले ऑलरेडी कुछ एक टुकड़ा जमीन का था, वो इंडस को या पता नहीं किसी इदारे को बेच दी। अब बाकी पूरा एरिया जो है वो खुला है, आप एक कोने से मीलों चले दूसरे, लेकिन वो जो जमीन बेची है वो प्राइवेटाइज हुई है, तो उसको सरमायादारों के हाथ में दिया है, किसानों ने। तो उधर फिर आपने दीवारें देख ली, और दीवारों के ऊपर आपने वो बहुत ही जो खतरनाक किस्म की बार्ब वायर होती है वो आपने देख ली। तो फिर हम होगा ये कि ये टुकड़े बन जाएंगे, और माहौलियात के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा। और अगर हम तालीम की बात करते हैं, तालीम जो है उसकी जरूरत होती है शऊर से, और जब तक आपके अंदर ये शऊर नहीं है कि आप किस तरीके से माहौलियात और एक इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं, और हमें एक क्लाइमेट के यानी कि बदतरीन क्लाइमेट के इवेंट्स यानी कि सैलाबों और उसके खतरे में आप हमें डाल रहे हैं, तो फिर शऊर कहाँ गया? आप किस नाम पे एजुकेशन सिटी बनाएंगे? आप क्या उन स्टूडेंट्स को, उन तलबा को सिखाएंगे कि जिस जमीन पे तुम बैठे हो वो किस तरीके से एक तबाही, एक बर्बादी के बाद ये आपका कॉलेज बना है? ठीक है, 20 साल पहले जो कॉलेज बने और फेज 8 जो बना, चले ये भी सारे, लेकिन अभी तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। अभी तो ये सारी नॉलेज, सारा शऊर क्लाइमेट के हवाले से भरपूर अंदाज में लोगों के सामने आ रहा है। तो अब इससे मुकरने की जरूरत तो नहीं है, जो हो गया Right, पहले अबीरा। नुकसान वो हो गया, बट नो मोर टेकिंग ऑफ द कॉमन्स। यकीनन यकीनन आप जिस तरफ निशानदेही कर रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी अगर हम आंखें खोल लें, अभी भी अगर हम नींद से उठ जाएं और वेकअप हो जाएं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। बलोच साहब, योर क्लोजिंग कमेंट्स। एजुकेशन सिटी तो अच्छी चीज़ थी, तालीम आम करने की बात हो रही थी, क्या उस पर भी आपका इख्तलाफ है बलोच साहब? इख्तलाफ एजुकेशन सिटी पे नहीं है, स्पेसिफिक टर्म पे नहीं है। इख्तलाफ ये है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक एजुकेशन सिटी बना रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को ज़मीन दी गई है, तो बहुत सारी ऐसी एजुकेशन इदारे वहाँ बने हैं, वहाँ पे लोकल का क्या बेनिफिट है? लोकल सिर्फ अपनी ज़मीनें दें, गवर्नमेंट के बताए हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट के तो अगर लोकल को स्कॉलरशिप्स मिल जाएं, बेनिफिट्स मिल जाएं, तो कुछ तो कम से कम आप एक जगह बना रहे हैं, लोकल को कोई तो आप मुस्तकबिल का चार्ट इंसेंटिव दें। प्लान दीजिए। बिल्कुल। अगर उनका एग्रीकल्चर लैंड आप तबाह कर रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर से जो उनका एक्सपीरियंस है उनसे आप उनको
वो ग्राउंड ही छीन रहे हैं, वो अब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। क्या मालूम को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दें सर वहाँ? तो कम से कम उनको स्किल डेवलपमेंट के आप जो इदारे बना रहे हैं, आप कम से कम उनके लिए सीट तो रिजर्व रखें कि ये लोकल्स के लिए है, ये सीट स्कॉलरशिप पे होंगी और यही बच्चे पढ़ेंगे। एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो ऐसे एजुकेशन सिटी का मुझे बताएं मलिर के अवाम को क्या फ़ायदा जब उनका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा। डिफेंस से बच्चा के वो पढ़ेगा, सूट्स में पढ़ेगा या सो एंड सो इदारे में पढ़ेगा, तो वो बच्चा तो सिर्फ वो कार से या जिस गाड़ी से वो मूव करेगा उसके धुआं को ही वो फील कर सकता है, और वो यादें उसके पास होंगी कि यहाँ एक आवाज़। क्लोजिंग रिमार्क्स बलोच साहब। मैं ये कहता हूँ कि अब भी वक्त है, सिंध गवर्नमेंट अपने मासेस के लिए बारे में सोचे। बिल्डर्स माफिया के साथ पाकिस्तान को हमने बहुत तबाह कर दिया। अगर हम ग्रीन पैचेस को, ग्रीन बेल्ट्स को तबाह करेंगे तो कराची तो रहने के काबिल नहीं रहेगा। अभी भी इन्वायरमेंट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कराची सबसे बुरे में हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एयर क्वालिटी को मेजर कर सके, मालूम पड़े कि हवा में कितनी बुराइयां मौजूद हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जी, यासिर बैठे में उस पे आपको बहुत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास। जी, सीपा जो है ना, उनकी छत के ऊपर जायका का दिया हुआ 2008 का बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, जिसको वो जान के खराब करके रखते हैं ताकि किसी को मालूम ना पड़े कि हवा कितनी आलूदा हो चुकी है, ताकि उनको चेक ना करना पड़े, काम भी ना करना पड़े। योर क्लोजिंग रिमार्क्स दरिया साहब, 30 सेकंड्स। ओके, सो आई थिंक सिटीजन्स, हम शहरी हैं, हमारे राइट्स हैं, और लॉ ये कहता है कि राइट टू लाइफ के लिए गुड एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट ज़रूरी है। इट्स अ नेसेसिटी। पहले वो होगा तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ में इजाफा होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रैक्टिकली ये देखा गया है अमलन कि चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, इन्वायरमेंट इज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो ये लोग पेपर वर्क में बहुत तेज़ है। यानी आप इमेजिन करें कि वेबसाइट के ऊपर EIA रखा हुआ है, जो मुल्क के बाहर से एक्सेस कर रहा है उसको डिफरेंट वर्जन मिल रहा है, जो मुल्क के अंदर से एक्सेस कर रहा है उसको डिफरेंट वर्जन। यानी चोरी में हम 1 नंबर हैं, 2 नंबर काम में 1 नंबर। इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है कि कोई हद नहीं। सो दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि अमलन पीपल्स पार्टी के लिए इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी वेरी लो प्रायोरिटी, जिसका कि उन्हें बाद में ख्याल आता है। मलिर एक्सप्रेसवे में EIA कंस्ट्रक्शन के 1 साल बाद शुरू किया गया। अल्लाह अकबर। योर क्लोजिंग रिमार्क्स शबर साहब। जी देखें, पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो टैगलाइन है वो यही है कि हर कोई तो ये तो कहता है कि जान है तो जहान है, मगर अब ये वक्त आ चुका है कि हम लोग इस बात को समझ लें कि जहान है तो जान है, और देयर इज़ नो रूम फॉर सेटलमेंट। लियाकत साहब भी जैसे कहते हैं कि लोग भी सेटल कर लेते हैं, हम तो बिल्कुल सेटलमेंट ये नहीं कहते हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी जो अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक आपकी वो पहुंच जाती है, बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाती है, तो तबाही है। So as far as climate change and environmental issues are concerned, we're in no mood to settle। और मैं ये कराची वालों से भी, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से अपील करूँगा कि जैसा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि दे शुड वेक अप एंड रियलाइज कि क्लाइमेट लाइक इशू इज़ वेरी रियल, वेरी कनेक्टेड विथ रियल टाइम प्रॉब्लम्स। उसमें आपका सीवरेज का मसला भी आता है, पानी का मसला भी आ जाता है, वाइल्ड लाइफ का भी, सड़कों का भी, दरख्तों का, तमाम मसाइल, हेल्थ, पॉपुलेशन सेंसस मजाक बना के रखा हुआ है जिस तरह का है यानी। तो बट ऑफ कोर्स वी हैव टू बी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम, बट जहान है तो जान है एंड नो रूम फॉर सेटलमेंट। वेरी वेल सेड। जाकिर साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, एजुकेशन सिटी के हवाले से जैसे अभी बलोच साहब ने कहा, देखिए अगर किसी जगह पे एजुकेशन सिटी बन रहा है या डेवलपमेंट हो रही है तो उसके फ़वाइद किसको होंगे? वहाँ के मकामी लोगों के होंगे कि तालीम, सेहत, इलाज, मुआवजा उनको वहाँ लोगों को घर पे मिलेगा, वहाँ उनके बच्चों को तालीम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो है ना अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहाँ के मकामी लोगों के लिए, ताकि वहाँ के बच्चे जो है ना स्कूल में जाएँ, पढ़ें और जो है ना एजुकेटेड होकर अच्छे शहरी बने और वहाँ पे एक इलाका अच्छा डेवलपमेंट हो और वहाँ के लोगों को जो है ना सहूलियात फराम हो जाना। तो ये इसलिए गवर्नमेंट करना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। आप कॉम्प्रो करवा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में जो पास्ट के जो केसेस हम देखते हुए आ रहे हैं, इससे पहले भी जब लियारी का प्रोजेक्ट बना आपका जो है ना, उस वक्त भी केसेस फाइल हुए, उसका क्या नतीजा निकला? तो इसका वही नतीजा निकला जो कोई पास्ट में निकला। अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन जो बात
हमारे पैनलिस्ट अहमद शब्बर साहब ने की बड़ी खूबसूरत की कि हम समझते थे कि जान है तो जहान है, हकीकतन जहान है तो जान है। ये अल्लाह की एक नेमत है, एक रहमत है। और मौसमियाती तब्दीलियों ने हमें बता दिया है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको हम तरक्की के नाम पर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कीमत हम अदा कर रहे हैं, वो नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है और उस नुकसान का अजाला हम पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे। कई 100 साल गुजर जाएंगे, ये सैलाब आते रहेंगे, ये ज़लज़ले आते रहेंगे, ये खुश्क सालियाँ आती रहेंगी, हीट वेव्स भी चलती रहेंगी। लेकिन अगर हमने मिन हैसल कौम ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे लिए एक लटकती हुई तलवार है, तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगा, यासिर दरिया साहब, नादिर कबूल साहब, अबीर अशफाक, अहमद शब्बर, सलमान बलोच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वेक अप पाकिस्तान। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।